लंदन जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की बड़ी मुश्किलें। लंदन हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। जल्द लाया जा सकता है भारत। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड में मामले में दिया एक अहम फैसला। गोधरा कांड के दोषी फारूक को दी गई जमानत। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड में नया खुलासा। थाने में जब्त स्प्रिट के कंटेनर से स्प्रिट हुई गायब। और मशरक के थानेदार और चौकी इंचार्ज को किया गया है सस्पेंड। भारत की सामरिक ताकत में हुआ है इजाफा। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का हुआ सफलतापूर्ण परीक्षण। भारतीय सेना ने 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। बांग्लादेश का एक नया देश के रूप में जन्म हुआ और 13 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का स्वाद चखना पड़ा। इस युद्ध में पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी भूल की थी उससे पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल कर रख दी। दरअसल 1971 का युद्ध बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। वहीं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे भारत पर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 11 भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर हवाई हमले करना शुरू कर चुका था, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर भारत शामिल हो गया और देखते ही देखते ये लड़ाई भारत पाकिस्तान युद्ध में तब्दील हो गई। युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया और इसी के तहत भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोला और एम्यूनिशन सप्लाई शिप, ऑयल टैंकर सहित कई जहाज नेस्तनाबूद कर दिए। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को आईएएफ ने एक घर पर हमला किया जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के साथ बैठक हो रही थी। इस हमले में पाकिस्तान दल उठा और नतीजा ये हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। हालांकि ये युद्ध भारत के इतिहास में बहुत खास माना जाता है और इतिहासकारों की माने तो 1971 की इस लड़ाई में 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए और लगभग 9,851 हमारे जो सैनिक हैं वो घायल हुए थे। जम्मू जिले के राजौरी में तड़के सुबह 2 स्थानीय नागरिकों की मौत की खबर आई और इससे पहले इलाके में तनाव जैसी स्थितियां बन गई। मौत की खबर का पता चलते ही स्थानीय लोग जम्मू राजौरी हाईवे पर निकल आए और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो वहीं पर मौके पर पहुंचे पुलिस और सुरक्षा बल के साथियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। इस बीच सेना ने बताया कि शुक्रवार तड़के सुबह राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास अज्ञात आतंकवादियों के द्वारा की गई गोलाबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस, सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल करते नजर आए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का भी साफ तौर पर यह आरोप है कि कथित तौर पर सेना की गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत हुई है और इसी को लेकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसमें प्राथमिकता दर्ज करवानी ही चाहिए और साथ ही मृतक परिवारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलना चाहिए। यूएनएससी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी पर हमला बोला। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर एस जयशंकर ने कहा कि सांप पालने वाले देश ये न सोचें कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी ने यूएनएससी में भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। वहीं इस पर जयशंकर ने हिना को हिलेरी क्लिंटन का 11 साल पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें पाकिस्तान दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो ये उम्मीद मत करना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा, वो आपको भी काट सकता है और आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सेंटर के रूप में देख रही है और वैसे तो पाकिस्तान को सही सलाह अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये मेरी सलाह होगी कि आप ये सब छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी
जानने की कोशिश करें और पाकिस्तान बताए कि आतंकवाद को आखिर वो कब खत्म करने वाला है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान विवादों में घिरती हुई दरअसल नजर आ रही है और इस फिल्म को लेकर एक गाना यानी कि बेशर्म रंग के रिलीज होने के बाद बवाल मचा हुआ है। इसमें फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी पहने हुए नजर आ रही हैं और इसी को लेकर हिंदू संगठनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान निकलकर सामने आया है जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्य व वेशभूषा को ठीक किया जाए अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या फिर नहीं, ये एक विचार होगा। पठान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी नेता राम कदम ने कहा कि ऐसा जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान किया गया है और उन्होंने आगे कहा कि पठान फिल्म को देश के कई साधु संत और महात्मा सहित सोशल मीडिया पर भी कई हिंदू संगठन तथा करोड़ों लोग इस फिल्म का कड़ा विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल नहीं चल पाएगा। निर्माता निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वेब ऑफ वाटर आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई। ये फिल्म 3800 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हो रही है जिसको हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज से बताई गई है। वही फिल्म को लेकर काफी ज्यादा हाइप पहले से ही बनाई गई। आपको ये जानकारी दें कि 2009 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार इस फिल्म का एक पहला हिस्सा है जिसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई करके तहलका मचा दिया था और हाल ही में कोई भी 3D अवतार के पैंड्रोल को इस दुनिया में देखकर दंग रह गया था। अब एक बार फिर से ये दुनिया पर्दे पर लौटी है। पहले जहां जंगल की दुनिया थी वहीं अब समुद्र की खूबसूरती और उसकी दुनिया है। दिल्ली में स्कूल की एक छात्रा पे हुए एसिड अटैक मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है जिसमें आयोग ने 2 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में ये लिखा है कि हमें ये पता चला है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे जाने माने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर तेजाब आसानी से उपलब्ध है जो कि गैर कानूनी है। ये एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इस पूरे मामले में तुरंत जांच की जानी चाहिए। आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालिवाल ने की और तेजाब को इस तरह से बेचना गैर कानूनी बताया गया है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन दोनों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और वहीं पर आयोग ने दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों से सवाल भी किया है कि वो उन कस्टमर की पूरी जानकारी दें जिन्होंने इन दोनों ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए तेजाब को उत्पादन के तौर पर रखा है। और साथ ही मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि पीड़िता की उम्र 17 साल है और इसलिए इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी करेगा। भारत लौटने को लेकर भगौड़े नीरव मोदी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और लंदन हाई कोर्ट ने नीरव पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया है। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाने का काम और आसान हो जाएगा। आपको बताएं कि नीरव मोदी ने अपनी अपील में खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की अपील की थी और लंदन की जेल में वो बंद है। पीएनबी घोटाले के दोषी नीरव मोदी पर $2 अरब के बैंक घोटाले का आरोप है। दरअसल नीरव मोदी के लिए कानूनी तौर पर रास्ते करीब करीब बंद हो चुके हैं और इस मायने से हुए प्रत्यार्पण के मामले को अब कम से कम ब्रिटेन की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ वो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बेकरार ब्रिटिश सरकार प्रत्यार्पण रोककर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता, लिहाजा नीरव को भारत लाने में अब डिप्लोमेटिक बैरियर भी नहीं होंगे। कुल मिलाकर नीरव का भारत आना लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ महीने और लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के मामले में एक अहम फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी है।
उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी फारूक ने सुप्रीम कोर्ट में 2018 के अंदर अपील दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना एक अहम फैसला सुनाया। फारूक 2004 से जेल के अंदर बंद है और वो पिछले 17 साल से जेल में रह रहा है, लेकिन इसको जमानत अभी तक नहीं दी गई थी और आज जो है जमानत का फैसला दिया गया। हालांकि जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गोधरा कांड सबसे जघन्य अपराध में से एक अपराध है जिसमें लोगों को बोगी में बंद कर जिंदा जलाया गया था। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी थी। इस वारदात में 59 कार सेवकों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी और इस पूरे मामले में फारूक पर पत्थरबाजी और हत्या करने का मामला भी साबित हुआ है और उसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस को श्रद्धा शव के टुकड़ों की CFSL रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसके मुताबिक श्रद्धा के शव के टुकड़ों का मिलान उसके पिता के DNA से हुआ है। आपको बताएं, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला पहले से ही जेल में बंद है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने श्रीलंका का दौरा किया है और भारतीय नौसेना प्रमुख ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे से मुलाकात भी की है। नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे से भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के संबंध के बारे में बात की। गौरतलब है कि अगस्त महीने में जब चीनी पोत ने श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था, तब भारत ने श्रीलंका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता को जाहिर करते हुए ये कहा था कि जहाज पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय सुरक्षा की जानकारी जुटा सकते हैं। चीन इस पोत की वजह से भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। जहां एक तरफ सीमा विवाद काफी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है, तो वहीं पर भारत को फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमान में से अंतिम विमान भी भारत को मिल गया। फरवरी 2022 तक भारत को 35 राफेल विमान मिल चुके थे और इस विमान श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस को श्रद्धा शव के टुकड़ों की CFSL रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसके मुताबिक श्रद्धा के शव के टुकड़ों का मिलान उसके पिता के DNA से हुआ है। आपको बताएं, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला पहले से ही जेल में बंद है। फाइटर प्लान की खरीदारी की थी जो 59,000 करोड़ रुपए की बताई गई है। भारत ने जमीन से जमीन की मार करने की क्षमता करने वाले परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अग्नि मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाले सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है और अग्नि 5,000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता भी रखती है। अब मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र में किया गया है और इस परीक्षण के तहत मिसाइल पर भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाली सॉलिड फ्यूल इंजन भी लगाया गया। अग्नि 5 5,000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र में किया गया। इस परीक्षण के तहत मिसाइल पर लगाई गई नई तकनीकों और उपकरणों के परीक्षण भी किया गया। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बढ़ाने की क्षमता भी विकसित की गई है। आपको बता दें कि अग्नि मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने संयुक्त तौर पर विकसित किया है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड में अब एक नया खुलासा हुआ है। थाने में जब्त स्प्रिट के कंटेनर से एक बड़ी मात्रा में स्प्रिट गायब हो चुकी है। आशंका व्यक्त लगातार की जा रही है कि इस स्प्रिट का इस्तेमाल शराब बनाने में किया गया था और ग्रामीणों का यह आरोप है कि स्प्रिट की सप्लाई थाने से ही की गई। ग्रामीणों ने इस एक वीडियो बनाकर एक्साइज डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव के पाठक को भी भेजा है।
वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब से होने वाली मौतों का आंकड़ा 53 तक पहुंच गया है। जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें छपरा के मशरक, अमनौर और मरोड़ा इलाके से हुई है। जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें छपरा जिले से हुई हैं, जहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों में 3 ऐसे लोग भी हैं जो अवैध तरीके से शराब बेचने का काम किया करते हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मशरक के थानेदार और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया। इसके साथ ही जिले में डीएम ने मड़ौला के एसडीपीओ के ट्रांसफर करने और विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत हिमाचल में अगले 5 साल के अंदर पेट्रोल डीजल से चलने वाले सभी सरकारी गाड़ियां हटा दी जाएंगी। इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 3 जिलों में ग्रीन सिटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिले के अंदर पेट्रोल डीजल से चलने वाली सरकारी गाड़ियों को पहले चरण में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि टूरिज्म और हाइड्रो सेक्टर के लिए प्रदेश सरकार ओपन पॉलिसी लेकर आएगी, जिसके तहत इन्वेस्टर को किसी तरह की क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होने वाली है। सरकार खुद क्लियरेंस लेकर देगी। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्वावलंबन योजना शुरू करने जा रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को एक करारा जवाब दे दिया है। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी की ओर से उठाए गए कश्मीरी मुद्दे पर जवाब दिया है। उसकी चर्चा खूब हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने किसी भी देश का नाम लिए बिना ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौती है। प्रभावी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है, फिर चाहे वो महामारी हो, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष हो या फिर आतंकवाद की बात ही क्यों ना हो। दुनिया जिसे नकारती है उसे सही ठहराने का सवाल नहीं उठाना चाहिए। यह निश्चित तौर पर सीमा पार के आतंकवाद बढ़ाने वाले देशों पर लागू होता है। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में हर साल की तरह इस बार भी विंटर कार्निवाल मनाने की तैयारियां लगातार शुरू हो चुकी हैं और मनाली में 2 से 6 जनवरी तक विंटर कार्निवाल मनाया जाएगा। इसके आयोजन के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कार्निवाल को सफल बनाने में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विंटर कार्निवाल की जानकारी देते हुए एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए जल्दी विंटर कार्निवाल कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों से आने वाली टीमों से भी संपर्क किया जा रहा है। विंटर कार्निवाल को लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है।